12th 12वीं पास, या कुछ पुराने बच्चे भी होंगे इसमें? ये तो नाम आपने सुना ही है, पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि नहीं पढ़ा? अच्छा, तो पहले हम शुरू तब करेंगे, एक बार देख लेते हैं कि भाई आपको जैसे बीएसटीसी वाले बच्चे हैं इसमें कुछ तो बेसिक सा देख लेते हैं एक बार। जब भी हम इंग्लिश की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। तो आप ये बताइए वर्ब कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब कितने टाइप का होता है? क्रिया तो सभी है बेटा, ये वर्ब क्रिया ही है। अब मेन वर्ब की हम बात करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, खाना पीना, आना जाना, कोई भी एक्शन हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि टाइप कितने होते हैं इसके? 2। कौन कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके अलावा देखिए एक वर्ब और होती है भाई, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिर ये कौन सी वर्ब होती है? मेन वर्ब 2 टाइप्स की होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेन वर्ब के देखिए 2 टाइप्स होते हैं, ये होते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब के टाइप होते हैं आपके कौन से? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। वर्ब की फॉर्म की बात करते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? ये टाइप्स की बात थी, अब हम बात कर रहे हैं देखिए फॉर्म्स की। फॉर्म्स कितनी होती हैं? 3 होती है। वो आपकी देखिए 12th स्टैंडर्ड तक थी, अब आपको याद रखना है 5 होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर है ना बात? बिल्कुल देखिए आसान से है आपके पास। आर्टिकल आपने पढ़ाई है, एंड द ओमिशन। तो ये रहा फर्स्ट वाला, इसमें क्या आना चाहिए? सेकंड में क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे बेटा, फर्स्ट से। द आएगा और कोई? एन, ए। अब ये और रह गया बेचारा एक गरीब आदमी, इसको भी ले लो कोई, ओमिशन भी लगा दे। चलिए सेकंड में एन, और इसमें द। अब जिसने भी देखिए पहले वाले में बताया भाई, देखते किसका तुक्का गया है ना। इसमें तो आएगा ए। सेकंड वाले की बात करेंगे, इसमें आएगा ओमिशन। और थर्ड वाले की बात करेंगे, इसमें आएगा एन। रीजन क्या है? वो भी इच्छा पूरी होगी आपकी। इसमें देखिए रीजन क्या है। चलिए आप मुझे ये बताइए, ए का यूज कब करते हैं और एन का कब करते हैं, और दा का कब किया जाएगा? ए का यूज कब करते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज तब करेंगे जब साउंड कैसा है? कॉन्सोनेंट साउंड
कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की बात है, और एन वोवल साउंड, ऐसे ही है। और दा का यूज डेफिनेट कंडीशन में, भाई निश्चित होता है कोई नाउन तब करेंगे। हाँ निश्चित होगा बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं भाई, देखिए ये रहा, इसमें तो ई है लेकिन हमने माना तो इसमें ए है, तो ये गलत हो गया। आपको सही पता है, बता रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपने गौर से नहीं पढ़ा। देखिए हमने क्या कहा है, केवल कॉन्सोनेंट नहीं कहा है। अगर हम केवल कॉन्सोनेंट की बात करते तब तो सही होता, लेकिन इनका जो प्रयोग हम करते हैं, यूज करते हैं, वो साउंड पर करते हैं, यानी जैसा इसका उच्चारण होगा, ध्वनि होगी, उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। अब इसको हम बोलेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम बोलेंगे यू बोलते हैं, फीमेल शीप, मादा भेड़, यू मीन्स। अब हम बात करेंगे, देखिए साउंड कौन सा है इसमें, अब हम या मानेंगे या ऊ मानेंगे। शुरुआत, पहले अक्षर की शुरुआत, या की शुरुआत होगी ना, क्योंकि हिंदी का रूल है, आप जब वर्ण विचार पढ़ते हो कि किसी भी मात्रा का उच्चारण मात्रा प्रयोग होने वाले शब्द के बाद होता है, यानी मात्रा का उच्चारण बाद में और अक्षर का पहले। तो इसमें देखिए जो साउंड है ना, ध्वनि है, वो किसकी है, या की है, और ये क्या है, वोवल या कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए हमने क्या प्रयोग किया, इसमें ए का यूज किया है। अब इंटेलिजेंट के साथ तो हम कुछ भी लेकर नहीं आए, जबकि भाई इसकी शुरुआत किससे है, आई से है, उच्चारण करेंगे तो ई से हो जाएगा, ऐसे ही है ना। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान। अगर हम शब्द बात कर रहे हैं, चलिए हिंदी में ले लेते हैं थोड़ा सा, तो बुद्धिमान है क्या, संज्ञा है, सर्वनाम है, प्रोनाउन है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हम एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव विशेषण होता है, और विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा। क्लियर है बात, विशेषता में भी क्या बताएगा, पहचानेंगे कैसे, कि किसी भी हम संज्ञा की बात कर रहे हैं, विशेषता किसकी बता रहा है भाई, संज्ञा की। संज्ञा का रंग कैसा है, रूप कैसा है, रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, स्थिति और अवस्था, जो शब्द दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, और विशेषण के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। तो इसलिए हमने यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। वापस देखिए इंटेलिजेंट आया है, लेकिन साथ में हम क्या लेकर के आए हैं, बॉय लेकर के आए हैं, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन है भाई, ये तो एडजेक्टिव हो गया, और साथ में क्या दे दिया, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन दे रखा हो तो फिर आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इंटेलिजेंट साउंड किससे है भाई, ई से। बॉय की हम बात करेंगे, नाउन तो है, लेकिन नाउन कौन सा है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है या एब्स्ट्रैक्ट है। बॉय में नाउन कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पूर्व कौन से आर्टिकल यूज होते हैं, ए या एन, वो भी उच्चारण पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब बॉय का देखिए उच्चारण तो होना चाहिए भाई, बा से कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमें रखना कहाँ है, ये इंटेलिजेंट से पूर्व। तो आर्टिकल का यूज तो इसलिए होगा क्योंकि एडजेक्टिव के बाद नाउन दे रखा है, लेकिन जो इसकी स्थिति है, जो पोजीशन है, वो एडजेक्टिव से पूर्व है। तो इसलिए आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव की साउंड पर डिपेंड करेगा। अब ये ई से है तो यहां क्या आ जाएगा फिर, एन इंटेलिजेंट बॉय। अभी भी कंफ्यूजन है भाई, अब उच्चारण पर हम कैसे डिपेंड करें, ये भी तो बात है ना। अब देखिए हम उच्चारण की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश वॉवल की हम बात करेंगे। इंग्लिश वॉवल्स कितने होते हैं, 5। ऐसे ही है ना। और वॉवल साउंड, इन 5 वॉवल की साउंड कितनी होती है, यानी ये कितनी ध्वनि बना सकते हैं।
जब इनकी साउंड की बात हम करते हैं तो देखिए इनकी साउंड होती है 20 5 वॉवल हैं, लेकिन इनकी जो ध्वनियां होंगी वो होंगी 20 कैसे होंगी? यानी मिक्स होकर के या शब्द में प्रयोग होने पर। ऐसे ही है ना, क्या बोलते हैं इसको? ऐसे ही लिखेंगे। वॉवल क्या है इसमें? इसका उच्चारण तो ये है ना, लेकिन जब ये शब्द में प्रयोग हुआ तो इसका देखिए क्या बन रहा है? स्वर है दोनों में, वॉवल है ना, यानी ओ ने देखिए शब्द में प्रयोग होने पर क्या किया है? अपना जो उच्चारण है ना वो चेंज कर लिया है। तो जब भी हम किसी वर्ड में यूज करते हैं, पूरे इंग्लिश ग्रामर में वॉवल का यूज करते हैं, तो ये कुल 20 साउंड बनाता है। कितनी साउंड बनाएगा? 20 साउंड बनाएगा ये। क्लियर है बात यहां तक? कॉन्सोनेंट कितने होते हैं भाई इंग्लिश में? 21 भाई, ए से जेड तक 26 से 5 आपके वॉवल गए, 21 कॉन्सोनेंट बच गए आपके पास। वही हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट साउंड 24 होंगे। टोटल साउंड कितने हो गए भाई? 44 हो गए ना, ठीक है। अब हमें 20 स्वरों की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही रहेगी भाई पहचानना कैसे है हमें से। ऐसे ही है ना, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। यही होते हैं क्या 11 स्वर आपके? इनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम यही होता है ना उच्चारण इसका। तो आपको आर्टिकल में यह याद रखना है कि यदि उच्चारण हिंदी के 11 स्वरों से हो, ऐसे ही है क्या? उच्चारण हिंदी के 10 स्वरों से हो तो आर्टिकल एन का यूज करते हैं भाई। क्लियर है बात? अब आपको ए ई आई ओ यू नहीं गिनना है आर्टिकल्स में, आपको देखना है कि यदि किसी शब्द का उच्चारण यानी ध्वनि है, अगर वो हिंदी के 10 स्वरों से आरंभ होती है तो फिर आपको आर्टिकल एन यूज करना है। बाकी फिर आपका आर्टिकल ए यूज होगा, उसकी अलग कंडीशन है, और फिर आपका आर्टिकल दा यूज होगा, उसकी अपनी अलग कंडीशन है। क्लियर है बात? अपने पास स्वर है कितने? इसमें से हम इसको हटा देंगे, रे ऋषि को 10 बच गए अपने पास। ये क्यों हटाया भाई? देखिए स्वर है अपने पास इंग्लिश वाले ए ई आई ओ यू। अब रे ऋषि के अलावा किसी भी शब्द का उच्चारण देखिए, ए इंग्लिश वॉवल है ना, इसमें भी दोनों इंग्लिश वॉवल है। रे ऋषि के अलावा कोई भी ऐसा शब्द आप इसमें डिफाइन कीजिए कि भाई इसमें आपका इंग्लिश वॉवल इंक्लूड नहीं है। सभी में है ना, ठीक है। स्वर कितने हो गए? 11 हिंदी के। और व्यंजन कितने होते हैं भाई? टोटल कितना हो गया? क्योंकि जब हम इंग्लिश का यूज करेंगे तो अपने हिंदी के अकॉर्डिंग करेंगे ना भाई, अपनी मेन लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। तो अगर हमें हिंदी के 44 वर्ण अक्षर अगर बोलने हैं तो हमें 44 ही इंग्लिश में चाहिएगा ना, 44 ही चाहिएगा ना। तो अब देखिए टोटल साउंड कितने हो रहे थे? 44। और इन 44 का हम प्रोनाउंसिएशन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हिंदी के अकॉर्डिंग। तो अपने पास हिंदी में भी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? क्लियर है ना बात? तो कभी भी आपको जो आर्टिकल का यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं करना है, उच्चारण पर डिपेंड करता है ये हमेशा।
क्लियर है बात? प्रीपोजिशंस आपने पढ़े हैं अच्छे से? प्रीपोजिशन ऑन, इन, एट, अपॉन पढ़े हैं ना ये? ट्रेन से यात्रा कितने लोगों ने की है? हाँ, ट्रेन से सफर कितने लोगों ने किया है? ट्रेन से, रेलगाड़ी से। तो एक अनाउंसमेंट होता है ना, कैसे होता है? हाँ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4 पर आने वाली है, ऐसे बोलते हैं ना। वो इंग्लिश में भी होता है भाई, कई लैंग्वेज में होता है ना। ऐसे ही आता है ना। अब इसमें आपको यूज करना है जो आपने अच्छे से सुना है, इसमें आपको प्रीपोजिशन यूज करना है। एट है, ऑन है, इन है, अपॉन है। ऑन आएगा, और कोई ऑन के अलावा? एट आएगा, एट के अलावा? यानी दो में से फिक्स है, ऐसे ही है ना। चलिए अब मैं देखिए आपको बताता हूं भाई, जो एट होता है ना, ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन, ये निश्चित स्थिति बताएगा। क्लियर है? ऑन की हम बात करते हैं ना, ऑन दिखाता है कॉन्टैक्ट को। कॉन्टैक्ट यानी देखिए ये रहा बॉक्स, और इस पर रखी हुई है कोई बॉल, ठीक है ना। जैसे आपने देखा भाई कोई टेबल, और टेबल पे आपने क्या रख दी? बुक। तो उसकी स्थिति क्या होगी भाई? ये टेबल से तो क्या होगा? टच में होगा, स्पर्श में होगा, और ये विदाउट मोशन होगा। ये क्या शो करता है? विदाउट मोशन, यानी कोई हलचल नहीं होगी भाई, स्थिर रहेगा। ये क्या रहेगा? स्थिर रहेगा ये। क्लियर है बात? अब आप बताइए, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। अराइव, अराइव जो वर्ब है वो मोशनलेस है या विद मोशन है? अराइव यानी पहुंचना, तो इसमें हलचल मोशन है क्या? नहीं है, मोशन है ना। अगर इसमें मोशन है तो देखिए ऑन का यूज तो हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 3, ये निश्चित लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है। किसका यूज होगा फिर इसमें? एट का कर सकते हैं। इनकी हम बात करते हैं तो देखिए इन हम ऐसे करेंगे भाई, मान के चलिए कोई गिलास है और इस गिलास में क्या है? पानी है, तो वाटर इन द गिलास, ऐसे ही है ना। अपॉन की बात करेंगे के ऊपर, ठीक है, ये भाई के ऊपर होता है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे आपने ऑन का यूज भी किया भाई, ठीक है, आपने ऑन का यूज किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ट्रेन नंबर है ना 1 2 4 5 इज शॉर्टली अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3, यानी जो ट्रेन है ना वो कहां पर आ रही है? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अब ये बताइए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, ट्रैक पे खड़ी होती है? ट्रैक पे खड़ी होती है ना। अगर आप उसको ऑन लगा करके प्लेटफॉर्म पे लेकर के आओगे तो फिर आप कहां खड़े होंगे? फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना। चलिए बताइए, तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए फिर? नाउन से? चलिए तो नाउन से ही करते हैं शुरुआत, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है भाई। पैसिव वॉइस पढ़े आपने अच्छे से? पहचान तो लेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। फर्स्ट वाला एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस? पैसिव है। सेकंड वाला
एक्टिव, चलिए पैसिव यानी दोनों हैं, और थर्ड वाला पैसिव है। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए पहले वाला एक्टिव वॉइस है, सेकंड वाला पैसिव वॉइस है, और थर्ड वाला एक्टिव वॉइस है। हाँ, बाई आ गया तो पैसिव वॉइस हो गया, यही है ना। आपकी सोच क्या है कि हमें बाई दिख गया ना, अब इसे कोई पैसिव वॉइस से नहीं रोक सकता। पैसिव वॉइस ये कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। पैसिव वॉइस क्या कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देखिए सेल्स, वी फर्स्ट प्लस एस या एस, ठीक है, ये रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम बात करेंगे इसमें, देखिए टेस्टेड, इज के बाद क्या आया है, तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए क्या, क्योंकि जो आपकी पैसिव वॉइस को बहुत आसान तरीका है पहचानने का, कोई रटने की जरूरत है ही नहीं। देखिए इज एम आर, वाज वर, बी बीन बीइंग, ये सभी कंटिन्यूअस वर्ब हैं, यानी अकॉर्डिंग टू टेंस आप इनको यूज करते हो तो इनके बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी आती है, ऐसे ही है ना। अगर इनमें से किसी के बाद अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो वाक्य हमेशा पैसिव वॉइस का होता है। ये आप जब एक्टिव से पैसिव चेंज करोगे तब उसमें आपको अपने आप मिल जाएगी ये डिटेल। क्लियर है ना बात। अब बाई का यूज क्यों हुआ कि सर बाई तो आ गई, क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं ना, मापन की जो इकाइयां होती हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, उनसे पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज होता है, इसलिए सेंटेंस में यहां बाई का यूज हुआ है। तो अब तक आपने देखिए जो स्कूल लेवल पे पढ़ा था वो आपका बेस था, चाहे वो आपका हिंदी ग्रामर है, चाहे संस्कृत ग्रामर है या इंग्लिश ग्रामर है। अब आप यहां से आगे आप कंपटीशन में एंट्री कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास डिटेल होनी चाहिए, और डिटेल का फिर आपको शॉर्ट बनाना है। जब आप शॉर्ट बनाओगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होगा टाइम कंज्यूमिंग का, यानी पेपर में समय की बचत। कि भाई आपके पास अगर शॉर्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो पता चला कि क्वेश्चन आपके 100 हैं, समय मिला आपको 1.5 घंटे का, आप पहुंचे अभी 60 क्वेश्चन पे, तो टाइम की वजह से 40 क्वेश्चन आपके लेफ्ट रह गए, जिसके लिए आपको शॉर्ट, और शॉर्ट आप तभी बना सकते हो जब आपके पास डिटेल होगी। क्लियर है ना बात। चलिए शुरुआत करेंगे अब नाउन से। भाई नाउन को क्या कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, हिंदी में पता है, चलिए आज के बाद इंग्लिश में भी पता होगा बेटा। ये है डेफिनेशन, बस। हाँ वो स्कूल में पढ़ी थी आपने। अब कंपटीशन में ना तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, कंपटीशन में जो भी आपसे पूछा जाएगा वो नाउन रिलेटेड जो विशेषताएं होंगी, जैसे आर्टिकल्स का प्रयोग है, उनको हम प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये कंडीशंस आपकी केवल पूछी जाती है। क्लियर है बात। नाउन रिलेटेड डिटर्मिनर यूज किस प्रकार से होंगे, प्रीपोजिशन किस प्रकार से यूज होंगे, वो नाउन पर डिपेंड करेंगे। तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी अब बात करेंगे जो संज्ञा है ना, वो क्या है, नेमिंग वर्ड है, यानी नाम देने वाला शब्द है। अब हम नाम देखिए किसी को दे सकते हैं, भाई नाम हम किसी को दे सकते हैं, वह व्यक्ति का होता ही है, ठीक है, प्लेस स्थान को भी हम देते हैं नाम, जानवरों को भी देते हैं हम, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अपन को दिखती नहीं उनको भी नाम देते हैं, ठीक है। भाई व्यक्ति जानवर का तो आपको पता है, जैसे अब आपने देखिए हवा का है, भाई ये आपने देखा है क्या, एयर, लेकिन नाम दे रखा है ना आपने, एयर। फिर जब हम साइंटिफिक मेथड में जाएंगे तो एयर में भी आपको नाम मिल जाएंगे, भाई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे ही है ना। किसी भी हम बात की बात करते हैं, देखिए देखा है किसी ने, देखा है, सुना है, केवल देखा किसी ने नहीं है, सुना है, होता है नहीं होता ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसमें भी आप नाम बना के रखते हैं, इसमें भी आपने कैटेगरी दे रखी है, हाँ चुड़ैल, डायन,
तो आपको देखिए संज्ञा के बारे में इतना ध्यान रखना है, कोई भी चीज है, चाहे वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, जानवर है, चाहे हमें दिखती है या नहीं दिखती, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने के लिए, किसी थर्ड पर्सन को हमें बताने के लिए हमने उसका एक नाम दे रखा है, और जो नाम दे रखा है वही क्या है, वही संज्ञा है। तो इसलिए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, जो संज्ञा है वो एक नाम देने वाला शब्द है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात वही है कि आप उसे लॉन्ग में करते हो कि भाई पर्सन होता है सर, भाई पर्सन है तो नाम रखते ही हैं, प्लेस भी होता है, थिंग्स भी होती हैं, एनिमल भी होते हैं, और आइडियाज भी होते हैं, भाई विचारों को भी हम नाम देते हैं। क्लियर है ना? तो कोई भी चीज, चाहे अपन को दिखता है, नहीं दिखता है, चाहे केवल महसूस होता है, उसका नाम होता है, और जो नाम होता है वही क्या है, वही संज्ञा है, वही नाउन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। अब तो याद हो जाएगी ना ये, अब नहीं भूलेंगे। अब हम बात करेंगे देखिए टाइप्स की। टाइप्स कितने होते हैं? 5 टाइप्स। लेकिन ये आपको याद रखना है, ये एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग होते हैं भाई। ये होते हैं 5 टाइप आपके एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग, यानी पुरानी ग्रामर, प्राचीन, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। कौन कौन से होंगे भाई? देखिए कॉमन नाउन, हाँ बिल्कुल हिंदी वाला ही है, बस आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें अलग और इसमें अलग है, सेम है, नाम का फर्क पड़ेगा लैंग्वेज का। कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन क्या होता है आपका? जातिवाचक, प्रॉपर, व्यक्तिवाचक। मुझे पता है आप सभी, देखो आता है ना, इसको अपन द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, एक ही बात है, और भाववाचक। ये तो जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर या मॉडर्न ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन टाइप्स कितने होते हैं, तो फिर आपको 2 याद रखना है, फिर 2 याद रखना है यही 5 जो आपने अभी पढ़े हैं, केवल इनको डिवाइड करना है। एक तो करना है आपको, देखिए काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल की हम बात करेंगे, देखिए काउंट प्लस एबल, काउंट प्लस एबल। काउंट मीन्स तो क्या होता है, गिनना, और एबल मीन्स योग्य, वह संज्ञा जो गिनने योग्य है। अब जैसे हमने बात की कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना? तो किस में आएगा? तो काउंटेबल में आपको याद रखना है भाई। एक तो आ गया कॉमन नाउन, वही हम बात करेंगे। देखिए प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक, गिन सकते हैं, किस में आएगा? ये भी काउंटेबल में आएगा। कलेक्टिव नाउन नहीं गिन सकते भाई, गिन सकते हैं कि एक समूह है, 2 समूह है, ऐसे ही है ना, किस में आएगा? काउंटेबल में आ गया ना।
वही हम बात करेंगे, देखिए मैटेरियल नाउन अनकाउंटेबल किस में आएगा? मैटेरियल और एक एब्स्ट्रैक्ट अपना। क्लियर है ना? तो प्राचीन एंशिएंट ग्रामर की हम बात करेंगे तो उसमें आपके देखिए 5 टाइप्स हैं जो आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन मॉडर्न यानी आधुनिक ग्रामर के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है तो कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, यानी इनको हम गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल में है। दूसरा टाइप बनता है आपका अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते लेकिन माप तोल कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो अब आप देखिए नाउन से लिखिए, हाँ बेटा, नाउन की डेफिनेशन है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा नाम देने वाला शब्द है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, संज्ञा नाम देने वाला शब्द है। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए, एंशिएंट ग्रामर के अनुसार, एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग या अनुसार, अकॉर्डिंग लिख लो, अनुसार लिख लो, जो आपको सुविधाजनक लगे। एंशिएंट ग्रामर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नाउन 5। एंशिएंट ग्रामर के अनुसार टाइप्स ऑफ नाउन 5। नंबर फर्स्ट कॉमन नाउन, नंबर सेकंड प्रॉपर नाउन, नंबर थर्ड कलेक्टिव, फर्स्ट कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, सेकंड प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, थर्ड कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और फिफ्थ है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट लिखिए, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नाउन, मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ नाउन, टू टाइप्स होते हैं भाई, दो, टू, नंबर फर्स्ट काउंटेबल और नंबर सेकंड अनकाउंटेबल। नंबर फर्स्ट काउंटेबल और नंबर सेकंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के नीचे ऐसे
ब्रैकेट में लिख लेना, गिन सकते हैं या गिनने योग्य, काउंटेबल यानी गिन सकते हैं, गिनने योग्य, अनकाउंटेबल गिन नहीं सकते, माप तोल कर सकते हैं, गिन नहीं सकते लेकिन माप तोल कर सकते हैं, अनकाउंटेबल। फिर आपके ये टाइप्स आ जाएंगे। काउंटेबल में 3 नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल में ये 2 नाउन आपके होते हैं। लिख लिया सभी ने? अब देखिए नंबर फर्स्ट, कॉमन नाउन। यानी जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन denotes the whole class of a person, place, things or an animal। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के, हाँ बेटा, पूरे वर्ग या जाति का बोध कराने वाली संज्ञा। अगर इंग्लिश समझते हो तो हिंदी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉमन नाउन डिनोट्स द होल क्लास ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी जो जातिवाचक संज्ञा है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के पूरे वर्ग यानी जाति का बोध कराती है। बेटा अभी कुछ कल में चल रही हैं पीछे। लिख लिया भाई लास्ट में सभी ने? अब देखिए पूरे वर्ग का बोध कैसे कराएंगे भाई। ये पर्सन हो गया, प्लेस, थिंग और एनिमल। आपने शब्द बोला, देखिए बॉय, केवल हम बॉय की बात करेंगे। बॉय मीन्स लड़का। तो इस बॉय शब्द से आपको यह पता चल रहा है कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं? नहीं पता चल रहा ना? जितने भी लड़के हैं तो लड़कों का एक वर्ग हो रहा है अपने आप में। लड़कों का क्या हो रहा है? एक वर्ग हो रहा है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा।
आपने शब्द लिखा गर्ल, केवल इस गर्ल से ये पता चल रहा है शब्द से हमें कि किस लड़की की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं पता ना। कॉमन नाउन टीचर, किस टीचर की बात है पता चल रहा है क्या, यानी जितने भी टीचर हैं सभी। स्टूडेंट, पता चल रहा है सबसे किस स्टूडेंट की बात है, नहीं पता चल रहा है ना। ड्राइवर, पता चल रहा है क्या, डॉक्टर, यानी एक बॉय गर्ल टीचर स्टूडेंट ड्राइवर डॉक्टर का एक क्या है, एक वर्ग है, एक जाति को डिनोट कर रहा है। तो कौन सा नाउन जाएगा इसमें, कॉमन नाउन। प्लेस की हम बात करें, देखिए आपने कहा विलेज, एक ही विलेज है क्या भाई, बहुत सारे विलेज है ना, लेकिन इस विलेज शब्द से ये पता नहीं चल रहा कि हम किस विलेज की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। सिटी, टेम्पल भी आएगा बेटा, टाउन, क्लियर है ना बात। कंट्री, हार्बर, ये क्या होता है, पोर्ट, पोर्ट सुना है, बंदरगाह, हार्बर पोर्ट बंदरगाह होता है ये। पोर्ट भी बोलते हैं बेटा, हार्बर भी बोलते हैं, और हेवेन भी बोलते हैं बंदरगाह को, हेवेन। हेवेन आपका एक तो होता है देखिए HEAVEN, ये स्वर्ग है, ये बंदरगाह है। इसको आप लिख लीजिए, इसके बाद बेटा कल करेंगे ना, आज के लिए इतना ही।